नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉप और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहरू ने नेताजी को क्यों धमकाया, क्यों डराया भारत की धरती से ही कि यदि आजाद हिंद फौज की सेना मणिपुर से आगे गुवाहाटी की तरफ बढ़ेगी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेहरू से दो दो हाथ करने पड़ेंगे। आखिर इसके पीछे किसका सह था, किसके इशारे पे कर रहे थे, उनके पीछे कौन सी ताकत थी, क्या अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था? आखिर संसद भवन में नेताजी की तस्वीर लगाने पर नेहरू जी की आपत्ति क्यों थी और नेताजी की तस्वीर तब तक नहीं लगी जब तक कि कांग्रेस की सरकार सत्ता से बाहर नहीं हो गई। और ये तस्वीर न लगाने का जो डर है वह नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक जारी रहा। आखिर वो डर कौन सा था, किस डर की वजह से वह तस्वीर नहीं लगाना चाहते थे? ऐसा क्यों हुआ कि आजाद भारत में सुभाष बाबू पर सरकारी खुफियागिरी कराई गई, जो भारत के लिए लगातार संघर्ष करते रहे? उसके बाद भी ये नारे क्यों चले कि दे दी आजादी बिना खड़ग बिना ढाल? क्या नेहरू गांधी के अलावा अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के जो बलिदान है, जो अपने प्राणों की आहुति दी, उनको कमतर करने की कोशिश की गई? क्यों गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में देखना नहीं चाहते थे? देश को जानना जरूरी है कि रेडियो जापान से नेताजी के संबोधन के बाद कांग्रेस नेताजी के पीछे क्यों पड़ गई और अचानक रहस्यमय तरीके से नेताजी का निधन कैसे हो जाता है? आइए इन सभी विषय पे मैं कुछ चर्चा करूं। हालांकि काफ़ी सारे किताब लिखे गए हैं और उन्हीं किताब के रेफरेंस लेकर के मैं आपको सारे एक संकलन करने की कोशिश करूंगा, इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा, संक्षेप में काफ़ी सारी बातें रखने का प्रयास करूंगा। हालांकि सुभाष बाबू इतने बड़े शख्सियत हैं कि एक छोटे से वीडियो में उनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, उनकी बातों को। खैर, भारत देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, लेकिन देश की जनता, देश का युवा नेता जो है वह नेताजी के बारे में जानना ही नहीं, बल्कि या फिर कहें जानने नहीं दिया गया है नेताजी के बारे में, या कोई षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको नेताजी के नाम से पुकारा और वो फिर नेताजी कहलाने लगे। लेकिन प्रश्न ये है कि इतिहास के पन्नों से उस शख्सियत को क्यों गायब कर दिया गया जिसने भारत को पराक्रम सिखाया था? जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिवस को पराक्रम दिवस कहा तो ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कहती हैं ये पराक्रम क्या होता है। इसके आगे वो कहती हैं कि बंगाल के लोगों को बाहर के लोग बंगालियों को कैसे समझेंगे। तो यह भी इस मानसिकता को हम सबको समझने की आवश्यकता है। इस देश में पराक्रम करने वाले नेताजी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी इसलिए जाने जाते हैं इस नारे के लिए। लेकिन आज भी किसी रैली में, किसी आंदोलन में जब नारा दिया जाता है दिल्ली चलो, तो पता चलता है कि यह नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ है। आज नेताजी पर किताब लिखने वाले कुछ लेखक चर्चा में हैं, चर्चा में रहते हैं, तो मुझे भी जानने का मौका मिला और मेरा प्रयास है कि जो बातें मैंने पता करी है, जो बातें मैंने पुस्तक से पढ़ा है, जाना है, उसको मैं आपके सामने रखूं। संजय श्रीवास्तव ने एक किताब लिखी है सुभाष की अज्ञात यात्रा। तो यह भी पता चलता है कि लेखक अनुजधर हैं, न जाने कितने किताब लिख चुके हैं सुभाष बाबू पर। डॉक्टर भुवन लाल हैं, उन्होंने सुभाष पर लंबा रिसर्च किया है और किताबें लिखी है। लेकिन ये तमाम लेखक
तमाम किताबें एकदम से जमीनों जद क्यों कर दी गई, जमीन के नीचे क्यों चली गई, चर्चा में क्यों नहीं आई? क्या कोई इसके लिए भी साजिश की गई? इन किताबों को मार्केट में लोगों को बीच में पब्लिक होने में क्या कुछ षड्यंत्र रचा गया? यह भी हमें जानना पड़ेगा, यह भी हमें समझना पड़ेगा। हमें आपको नेताजी के बारे में सिर्फ सतही ज्ञान ही क्यों है, या फिर सतही ज्ञान ही क्यों दिए जाते हैं, इसके बारे में खास क्यों नहीं पढ़ते हैं, खास क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, इतिहास के पन्नों में वो इनका इम्पोर्टेंस, वो महत्व क्यों नहीं दिया गया है। इन लेखकों के किताबों से पता चलता है कि पंडित नेहरू को इस कदर भय था कि किसी भी समय सुभाष बाबू प्रकट न हो जाए। लेखक अनुधर लिखते हैं, खुफियागिरी कराया गया उस समय के भारत सरकार के द्वारा, यानी कि नेहरू के द्वारा लंबे समय तक सुभाष के परिवार पर खुफियागिरी कराई गई। इसलिए जब जापान गए थे तो नेताजी के भतीजे आमिया बोस, वो उस समय उनके भतीजे हैं, उनके ऊपर नेहरू ने खुफियागिरी कराए। यह भी जगजाहिर किताब के माध्यम से हो चुकी है। आखिर इतना डरते क्यों थे नेहरू नेताजी से? अनुजधर अपनी किताब में लिखते हैं, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा संसद भवन में, जो फोटो है संसद भवन में, क्यों नहीं लगाई गई? 1947 से 1977 तक आखिर वो डर क्या था जो नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक कायम रहा? और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो डर नेहरू में था वही डर इंदिरा में भी कायम क्यों? दरअसल 1947 में भारत जब आजाद हुआ तो उसके बाद संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भारत को आजादी दिलाने वाले महानायकों और महान विभूतियों की तस्वीरें लगाई गई। बाद में भी कई अन्य नेताओं की भी तस्वीरें लगी, लेकिन कई स्वतंत्रता सेनानियों की उपेक्षा की गई, उनकी तस्वीरें नहीं लगी, उनकी प्रतिमा नहीं लगी, जिनमें से एक सुभाष बाबू भी हैं। और इस परंपरा को कायम रखा उनकी बिटिया इंदिरा गांधी ने। 1977 में सुभाष बाबू की तस्वीर लगाई गई संसद भवन में, और वो भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जिद पर। लेखक डॉक्टर भुवनलाल, जिन्होंने सुभाष बाबू पर कई किताबें लिखी है, उन्होंने लिखा है कि रंगून से लेकर के काबुल तक सुभाष लोकप्रिय थे, इतना लोकप्रिय कि गांधी काल में, गांधी के समय में उससे ज्यादा कोई और नेता सुभाष बाबू जैसा लोकप्रिय नहीं था। इन्हीं लेखकों के माध्यम से पता चलता है कि सिंगापुर से बर्मा होते हुए सुभाष बाबू की सेना आजाद हिंद फौज मणिपुर पहुंचती है, मणिपुर में प्रवेश करती है। आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष बाबू आते हैं तो नेहरू ने उन्हें कहा, गुवाहाटी में जाकर के यदि वो भाषण देते हैं, वहां पर जाकर यदि वो गुवाहाटी की तरफ बढ़ते हैं तो हमसे दो दो हाथ करना पड़ेगा। तब जब कांग्रेस यह कहती है कि संघ दरअसल अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी, और सावरकर पर भी कई आरोप लगाए जाते रहे हैं, लगाया जाता है आज के तारीख में भी सावरकर के ऊपर कांग्रेस की तरफ से, तब यह समझ में आता है कि नेहरू और नेताजी दोनों लोकप्रिय थे, तो अंग्रेजों के पहली पसंद आखिर नेहरू कैसे थे, नेहरू क्यों थे? और जो दो दो हाथ करने की बात कही, वह कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस जो है अंग्रेजों के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिस शब्दों को इस्तेमाल किया गया, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि अंग्रेजों का समर्थन पंडित नेहरू को पीछे से प्राप्त था। तभी उन्होंने धमकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी, और किस भरोसे से, किस ताकत से कहा कि वो दो दो हाथ कर लेंगे। यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की सेना आगे बढ़ती है, मणिपुर से आगे गुवाहाटी की तरफ आती है, तो यह बात भी समझ में आती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्या भारत पर कब्जा करने आ रहे थे सुभाष बाबू की आजाद हिंद फौज की सेना? यह भी हमें समझना है, समझाना है, और इसी गहराई को हम सबको आपको समझना है। यहाँ समझने वाली बात
यह है कि क्या भारत पर कब्जा करने आ रही थी आजाद हिंद फौज की सेना, जो कि इस तरह से नेहरू धमकी भरे लहजों में बात कर रहे थे। यदि इतने ही सक्षम थे दो दो हाथ करने में, तो फिर अंग्रेजों से आज़ादी क्यों नहीं ले पाए थे, क्यों नहीं ले पा रहे थे? अब तक क्या कर रहे थे? क्या आराम फरमा रहे थे? अपनी बेटिया को पत्र लिखने में व्यस्त थे या फिर किसी अन्य काम में व्यस्त थे? क्यों नेहरू ने लगातार सुभाष के भय से उनके परिवार पर सरकारी खुफिया लगातार बनाए रखी आजाद भारत में भी? लेखक संजय श्रीवास्तव लिखते हैं कि आजादी के बाद नेताजी हिमालय चले जाना चाहते थे, वो ध्यान करना चाहते थे, वो जापान में भी साधना किया करते थे, भागवत गीता के प्रति भी उनका अथाह श्रद्धा था, लगातार भागवत गीता वो पढ़ा करते थे। आजादी मिलने के बाद वो शांति की तलाश में हिमालय चले जाना चाहते थे। तो क्या नेहरू इन तमाम चीजों से डरते थे कि उनका कद बहुत बड़ा हो जाएगा, गांधी से भी बड़ा हो जाएगा? वो तमाम लोग जो भारत के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, उसके बाद भी ये नारा क्यों चला, क्यों चलने दिया गया, क्यों ये नारा बनाया गया कि दे दी आजादी हमें बिना खड़ग बिना ढाल? इतिहास के पन्ने से उन सब के योगदान को क्या कमतर करने का षड्यंत्र किया गया? अनुज धर यह भी लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि जब भगत सिंह को फांसी देने की बात आई लोगों के सामने अंग्रेजों की तरफ से, तब सुभाष ने दबाव डालकर गांधी से कहा कि आप अंग्रेजों के सामने विरोध प्रकट करें भारत की आम जनता के तरफ से कि भगत सिंह देशभक्त समर्पित सिपाही है, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और गांधी ने जब विरोध नहीं किया तो सुभाष बाबू गांधी के सख्त खिलाफ भी हो गए, लेकिन रास्ता लक्ष्य एक था, भारत की आजादी। तो सवाल अहम ये है कि संसद भवन में सम्मान नेहरू ने नेताजी को नहीं दिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, और उनकी तस्वीर संसद भवन में तब तक नहीं लगी जब तक कि पहली बार कांग्रेस केंद्र की सरकार से बाहर नहीं हो गई। सन 1977 में जब कांग्रेस की सरकार लगातार बनी रही, नेताजी की तस्वीर भी लग नहीं पाई, नेताजी की तस्वीर खड़ी नहीं हो सकी संसद भवन में। यह भी हमें आपको समझना है, समझाना है, और इस गहराई को समझना है कि आखिर वो कौन सा विद्वेष था। 1977 में जनता दल की मोरारजी सरकार में अटल जी केंद्रीय मंत्री रहे, उनके जिद पर यह तस्वीर लगाई गई। तो फिर किस मुंह से कांग्रेस कहती है कि वो नेताजी का सम्मान करती है? तो इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस स्वतंत्रता सेनानियों के लकीर को छोटी नहीं बल्कि लकीर ही मिटाने का षड्यंत्र करती आ रही है, स्वतंत्रता से पहले भी और स्वतंत्रता के बाद भी। देश जानना चाहता है क्यों गांधी नेताजी को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में देखना नहीं चाहते थे। जो लगातार अंग्रेजों से लड़ते रहे, सही मायने में वो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिसने जय हिंद के नारे को हम आजाद भारत में भी जपते हैं, रटते हैं, और जब कभी हमें सिस्टम से, व्यवस्था से लड़नी होती है, विद्रोह करना होता है, तो कहते हैं दिल्ली चलो। तो यह नारा भी सुभाष बाबू का दिया हुआ है, इसे हमें स्मरण रखना चाहिए और स्मरण रखना होगा। लेकिन इस तमाम चीजों के इतिहास के पन्नों से मिटाया जाना जो है, जिस तरह से षड्यंत्र किया गया है, सिर्फ मिटाया ही नहीं गया है, बल्कि इनको इतिहास के जो है इनका अस्तित्व ही इतिहास से मिटाने का प्रयास किया गया है, जिसे देश की जनता को जानना चाहिए, समझना चाहिए। देश को जानना जरूरी है कि जब रेडियो जापान से नेताजी ने संबोधित किया तो ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस का हाईकमान जो है, पूरी पार्टी सुभाष बाबू के पीछे पड़ गई
और रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, और मौत के बाद भी, आज़ादी के बाद भी ढंग से इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, जांच नहीं होता है, बल्कि और तो और इनके परिवार के ऊपर, नेताजी के परिवार के पीछे खुफिया, सरकारी खुफिया एजेंसी लगा दी जाती है। तो ये था पूरा विश्लेषण। यदि आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और जो कोई भी नए हैं मेरे चैनल को देखने वाले से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।